पाठ 27 वाक्य विचार। महामंत्री, यह शोर कैसा हो रहा है? महाराज, बच्चे फरियाद लेकर आए हैं। कैसी फरियाद? बच्चे बस्ते के बोझ से परेशान हैं। क्या मतलब? आप बच्चों से ही पूछ लीजिए। हाँ, बुलाओ। प्रणाम महाराज। खुश रहो। क्या परेशानी है तुम बच्चों की? देखिए ना महाराज, हम छोटे छोटे बच्चों पर पढ़ाई का कितना बोझ है। हमारे बस्ते भारी हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, दिख भी रहा है। महामंत्री, शिक्षा मंत्री को बुलाइए। देखा आपने, आजकल बच्चों पर पढ़ाई का कितना बोझ है। हमें सब बातों का अर्थ समझ आ रहा है, इस कारण शब्द समूहों का वाक्य के रूप में सही प्रयोग है। सार्थक पदों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट कर सकता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के तत्व। शब्द या पदों के किसी भी समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता। कोई पद समूह तभी वाक्य बनता है जब उसमें निम्नलिखित तत्वों का समावेश होता है: पदक्रम, अन्विति, आकांक्षा, योग्यता, निकटता। पदक्रम। वाक्य में पदक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, गरिमा ने मीना को मारा। वाक्य में कर्ता गरिमा पहले आया है, फिर वाक्य का कर्म मीना और अंत में क्रिया मारा आया है। पदों के इसी निश्चित क्रम को पदक्रम कहते हैं। पदक्रम से संबंधित निम्नलिखित बातों को समझना आवश्यक है। पदक्रम सभी भाषाओं में एक जैसा नहीं होता। हिंदी में जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया का पदक्रम है, तो अंग्रेजी भाषा में कर्ता, क्रिया, कर्म का पदक्रम होता है। वाक्यों में पदों का क्रम बदल देने से कई बार उनका अर्थ या तो स्पष्ट नहीं हो पाता या बदल जाता है। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनके पदक्रम में थोड़ा सा हेरफेर करने पर उनका अर्थ या भाव पहले जैसा बना रहता है। जैसे, यहां से चले जाओ यहां से। प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता से पहले क्या का प्रयोग होता है। जैसे, क्या मुझे प्रातः दौड़ना चाहिए। वाक्य में संज्ञा और क्रिया से पहले विस्तारक शब्द, विशेषण, पूरक, क्रिया विशेषण आदि लगाए जाते हैं। जैसे, परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं, उनमें पहले गौण कर्म यानी संप्रदान और बाद में मुख्य कर्म प्रयुक्त होता है। जैसे, विनीत ने शेखर को गौण कर्म, अपनी साइकिल, मुख्य कर्म बेच दी। संबोधन तथा विस्मयादिबोधक पद वाक्य से पहले प्रयुक्त होते हैं। जैसे, वाह क्या सुंदर दृश्य है। अन्विति। वाक्य में पदों की परस्पर संगति को अन्विति कहते हैं। इसमें वाक्य के किसी एक पद यानी संज्ञा, सर्वनाम आदि के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार दूसरे पद, विशेषण या क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे, कैलाश हलवा खाता है, कैलाश ने हलवा खाया। नीरा खीर खाती है, नीरा ने खीर खाई। आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा या लालसा। वाक्य अनेक पदों के मेल से बनता है। इन सभी पदों को जानकर ही वक्ता के मंतव्य को समझा जा सकता है। वाक्य के सभी पदों को जानने की लालसा ही आकांक्षा कहलाती है। यदि कोई वक्ता निर्मल कहकर चुप हो जाए तो श्रोता उसके भाव को समझ नहीं पाता। उसका भाव समझने के लिए उसके मन में आगे के पदों को जानने की आकांक्षा उत्पन्न होती है कि आगे कौन से पद आने वाले हैं। इस आकांक्षा के शांत होने पर ही उसे वक्ता की बात यानी मंतव्य स्पष्ट होती है। जैसे, निर्मल जल ही उपयोगी होता है। इन तीनों पदों के जानने पर ही श्रोता को यह बात स्पष्ट होती है कि निर्मल जल ही उपयोगी होता है। योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त पदों में वक्ता के निहित अर्थ को व्यक्त करने की क्षमता ही योग्यता कहलाती है। जैसे, घोड़ा हरे रंग के तिनके खाता है, घोड़ा भोजन खाता है। इन दोनों वाक्यों में योग्यता की कमी है क्योंकि इसके पदों में निहित अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता नहीं है। यदि इन वाक्यों में हरे रंग के तिनके और भोजन के स्थान पर घास, योग्य यानी संगत पद का प्रयोग किया जाए तो वाक्य बनता है घोड़ा घास खाता है। अब वक्ता का आशय स्पष्ट हो गया है। निकटता।
वाक्य के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयोग होने वाले पदों में निकटता हो, जैसे शोभा पुस्तक पढ़ रही है। इन पदों में निकटता नहीं है, अतः हम इन्हें वाक्य नहीं कह सकते, क्योंकि शोभा कहने के बहुत देर बाद पुस्तक और उसके भी थोड़ी देर बाद पढ़ रही है कहा जाए तो उससे वक्ता का आशय स्पष्ट नहीं होता। वक्ता का आशय स्पष्ट होने के लिए इन पदों में निकटता होना आवश्यक है, तभी ये वाक्य कहलाते हैं। जैसे दिनेश बाजार जा रहा है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाए उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य में कर्ता ही प्रमुख होता है। जैसे लड़के तैर रहे हैं। इस वाक्य में लड़कों के विषय में कुछ कहा गया है, अतः लड़के वाक्य का उद्देश्य यानी कर्ता है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे रघु सब्जी बेचता है। वाक्य में रघु उद्देश्य के विषय में कहा गया है, सब्जी बेचता है, अतः यह विधेय है। कुछ अन्य उदाहरण पढ़िए। वाक्य, उद्देश्य, विधेय। चेतक शहीद हो गया। चेतक शहीद हो गया। काव्य के बीमार नाना जी आज नहीं आएंगे। काव्य के बीमार नाना जी आज नहीं आएंगे। नगमा, शीला और कांता बाजार गई हैं। नगमा, शीला और कांता बाजार गई हैं। गरीब किसान के 4 पुत्र थे। गरीब किसान के 4 पुत्र थे। उद्देश्य और विधेय के विस्तारक। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के 5 अंग होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, क्रिया का पूरक, विस्तारक। कर्ता वाक्य में काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। सामान्यतः वही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे नन्हा बच्चा तालियां बजाकर हंसने लगा। श्याम का भाई डॉक्टर है। कर्ता उद्देश्य के विस्तारक। जो शब्द या शब्दांश उद्देश्य के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं उद्देश्य के विस्तारक कहलाते हैं। उद्देश्य का विस्तार करने वाले शब्द प्रायः विशेषण, संबंध कारक या विशेषण पदबंध होते हैं। जैसे नन्हा बच्चा तालियां बजाकर हंसने लगा। विस्तारक, विशेषण, कर्ता, उद्देश्य। श्याम का भाई डॉक्टर है। विस्तारक, संबंध कारक, कर्ता, उद्देश्य। कर्म वाक्य में क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यह विधेय का अंग होता है। जैसे राम ने राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण को मारा। इस वाक्य में कुंभकर्ण कर्म है। कर्म का विस्तार। कर्म की विशेषता बताने वाले सभी शब्द कर्म का विस्तार होते हैं। कर्म और उसका विस्तार विधेय के अंग होते हैं। जैसे ऊपर के वाक्य में राक्षस राज रावण के छोटे भाई कर्म का विस्तार है। क्रिया वाक्य में कार्य के होने का ज्ञान कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया भी विधेय का ही अंग होती हैं। जैसे आकाश में बिजली कड़क रही है। इस वाक्य में कड़क रही है क्रिया है। क्रिया का पूरक। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य शब्द की जरूरत होती है। वह अन्य शब्द क्रिया का पूरक कहलाता है। यह भी विधेय का अंग होता है। जैसे सविता अर्जुन की मां है। इस वाक्य में मां क्रिया की पूरक है। विस्तारक वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को विस्तार देने वाले शब्द विस्तारक होते हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण के मुख्य विस्तार होते हैं, किंतु इनके अलावा भी कुछ विस्तारक होते हैं। जैसे पिछले कई वर्षों से शहर में मेला लगता है। इस वाक्य में पिछले कई वर्षों से विस्तारक हैं। विधेय के विस्तारक। विधेय के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द या शब्दांश विधेय विस्तारक कहलाते हैं। प्रायः विधेय के विस्तारक शब्द क्रिया विशेषण, पूरक, पूर्वकालिक क्रिया, कर्म आदि होते हैं। जैसे बच्चे शांतिपूर्वक बैठे हैं। विस्तारक क्रिया विशेषण, विधेय। मोहन इंजीनियर है। विस्तारक, पूरक, विधेय। मीना आकर लेट गई। विस्तारक, पूर्वकालिक क्रिया, विधेय। ज्ञान पत्र लिख रहा है। विस्तारक, कर्म, विधेय। वाक्य के भेद। भैया, ये बात तो सही है कि वाक्य द्वारा हमें अर्थ स्पष्ट होता है। हम वाक्य भी अलग अलग तरह के बोलते हैं। इनमें अंतर कैसे पता चलता है?
अनिकेत, वाक्य के भेदों की जानकारी से हम वाक्यों की रचना और प्रकार में अंतर कर सकते हैं। आओ बच्चों, वाक्य के भेदों के बारे में जानें। वाक्य के भेद, इन दो आधार पर वाक्यों के विभिन्न भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य, वस्तु या स्थिति के करने या होने की बात सामान्य रूप से कही जाती है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, फूल पर भौरे भौरे मंडरा रहे हैं। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के करने या होने का निषेध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आज नहीं आ रहा है, अब तुम मेरी बात क्यों सुनोगे, अर्थात नहीं सुनोगे। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमने पाठ क्यों नहीं पढ़ा, इस बार आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुरंत यहां आओ, यह दरवाजा बंद कर दो। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उफ, कितनी गर्मी है, शाबाश, तुमने तो देश का नाम बढ़ाया है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी जल्दी ही नौकरी लग जाए, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर तुम स्वस्थ होते तो तुम्हें अवश्य बुलाया जाता, यदि परिश्रम करते तो फेल न होते। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद अब बाढ़ ना आए, अब तक पिताजी अजमेर पहुंच गए होंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक या अधिक कर्ता हो किंतु मुख्य क्रिया यानी विधेय एक ही हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सड़क निर्माण का काम चल रहा है, नताशा ने वह उपन्यास पढ़ लिया है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं और स्वतंत्र रूप से सरल वाक्यों के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे पिताजी ने सौरभ को पढ़ाया, लिखाया और नौकरी दिलवाई। वह आया था परंतु शीघ्र ही चला गया। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्यों से व्यधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे पिताजी ने समझाया कि झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, तुमने जो मोबाइल दिया था वह खो गया है। इन वाक्यों में पिताजी ने समझाया तथा वह खो गया है मुख्य उपवाक्य है और झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है तथा तुमने जो मोबाइल दिया था आश्रित उपवाक्य हैं। उपवाक्य के भेद। उपवाक्यों के 2 मुख्य भेद होते हैं: प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। प्रधान, मुख्य उपवाक्य। मिश्रित वाक्यों में प्रधान उपवाक्य की ही प्रधानता होती है। यह स्वतंत्र होता है और अपने अर्थ या भाव को स्पष्ट करने के लिए यह दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। जैसे तुम वहां मिलना जहां दूध का डिपो है, जब श्रेया आई तब मैं बगीचे में थी। वाक्यों में रंगीन उपवाक्य प्रधान उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य। मिश्रित वाक्यों में जो वाक्य अपने अर्थ या भाव को स्पष्ट करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे ऊपर के वाक्यों में जहां दूध का डिपो है तथा जब श्रेया आई आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य,
क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। ये उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के कर्म होते हैं और संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आते हैं। ये प्रायः की से जुड़े होते हैं। कई बार की का लोप भी होता है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर के रूप में संज्ञा उपवाक्य मिलता है। जैसे आप घर की मालकिन हैं, यह कौन नहीं जानता। सब जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। ऊपर के वाक्यों में रंगीन उपवाक्य संज्ञा यानी कर्ता का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो परिश्रमी होते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति समझदार होता है वह छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। वाक्यों में रंगीन उपवाक्य वह और वही सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण उपवाक्य हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता, रीति, काल, स्थान, परिमाण बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहां चले जाओ जहां बस रुकती है। जितनी तुम उससे आशा करती हो उतनी पूरी नहीं होने वाली है। वाक्य रूपांतरण, परिवर्तन। एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन वाक्य रूपांतरण कहलाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। शिखर क्रिकेट खेलता है। विधानवाचक, शिखर क्रिकेट नहीं खेलता। निषेधवाचक, क्या शिखर क्रिकेट खेलता है। प्रश्नवाचक, अच्छा शिखर क्रिकेट खेलता है। विस्मयवाचक, शिखर क्रिकेट खेलो। आज्ञावाचक, शिखर क्रिकेट खेले। इच्छावाचक, यदि शिखर क्रिकेट खेलता तो राष्ट्रीय टीम में होता। संकेतवाचक, शिखर क्रिकेट खेलता होगा। संदेहवाचक। रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। वह घर जाते ही काम में लग गया। वह घर गया और काम में लग गया। वह परिश्रमी होने के साथ ईमानदार भी है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। सरल से मिश्रित वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसी बच्चे को गाय ने सींग मारा था। यह वही बच्चा है जिसे गाय ने सींग मारा था। प्याला नीचे गिरते ही टूट गया। जैसे ही प्याला नीचे गिरा कि टूट गया। मिश्रित से सरल वाक्य में रूपांतरण। मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है घबराहट बढ़ जाती है। परीक्षा निकट आने पर घबराहट बढ़ जाती है। वह मुझे नहीं पहचान सकी क्योंकि वहां अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण वह मुझे पहचान नहीं सकी। संयुक्त से मिश्रित वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। मीना गाड़ी में चढ़ी और वह चल दी। जैसे ही मीना गाड़ी में चढ़ी वह चल दी। रजनी ने खाना पकाया और दफ्तर चली गई। जब रजनी ने खाना पका लिया तब वह दफ्तर चली गई। याद रखें, सार्थक पदों का व्यवस्थित समूह जो विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 5 तत्व होते हैं: पदक्रम, अन्विति, आकांक्षा, योग्यता, निकटता। वाक्य में पदों की परस्पर संगति को अन्विति कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से वाक्य का पदक्रम होता है: कर्ता, कर्म, क्रिया। वाक्य के 2 अंग होते हैं: उद्देश्य और विधेय। विशेषण, संबंध कारक, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण, पूरक, पूर्वकालिक क्रिया, कर्म कारक आदि उद्देश्य और विधेय के विस्तारक होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है। 2 स्वतंत्र उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़कर संयुक्त वाक्य बनते हैं। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं जो प्रायः व्यधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है।